दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत भारत में बैंकिंग का प्रारंभ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एवं कार्य, भारतीय मुद्रा का इतिहास, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड तथा बैंकिंग लोकपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों इसमें हम मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और आप जान लीजिए सबसे पहले हम बैंकिंग के बारे में जानेंगे। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। दोस्तों 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी और इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी, ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। आइए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा यानी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर इसके रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इनका कार्यकाल था। और अगर जो भारतीय गवर्नर की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल था और इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल था और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों ये देश का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य कार्य क्या है तो आप जान लीजिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य देश में मुद्रा और साख के प्रसार को नियंत्रित और नियमित करना है। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता था, लेकिन 1956 में आनुपातिक आरक्षित प्रणाली का परित्याग कर उसके स्थान पर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया है। तो आप जान लीजिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से जमा स्वीकार करता है और उनको ऋण देता है।
भारतीय रिजर्व बैंक आपातकालीन परिस्थितियों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की साख सृजन क्षमता का भी प्रबंधन करता है और ये नकद आरक्षित अनुपातों को घटा बढ़ाकर बैंकों की तरलता यानी लिक्विडिटी और उनकी साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों की शाखाओं का स्थानांतरण बंद करने आदि का नियमन भी करता है, यानी किसी बैंक की कितनी शाखाएं रहेंगी उसका स्थानांतरण अथवा उन शाखाओं को बंद करने का जो नियमन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत की सभी करेंसी नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की सभी करेंसी नोट 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए हैं। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। आइए बैंकों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जो बैंक हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंक हैं। एक तो केंद्रीय बैंक जिसमें हमारा रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। वाणिज्यिक बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें शामिल हैं। तीसरा जो बैंक का प्रकार है वो सहकारी बैंक है यानी कोऑपरेटिव बैंक। इसमें प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। तो ये बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। और सहकारी बैंकों में प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं। आइए दोस्तों जानते हैं भारतीय मुद्रा का इतिहास। तो आप जान लीजिए भारत में 1861 ईस्वी से पूर्व द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार और द बैंक ऑफ बंगाल आदि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कागज की मुद्रा निर्गत की जाती थी। 1861 के बाद पत्र मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार के अधीन किया जाने लगा और आगे चलकर भारत सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय मुद्रा जो पहले 1861 ईस्वी से पहले द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार और द बैंक ऑफ बंगाल आदि निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा कागज की मुद्रा निर्गत की जाती थी। 1861 के बाद जो पत्र मुद्रा का निर्गमन है ये भारत सरकार के अधीन किया गया। बाद में ये कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया था। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 से भारतीय पत्र मुद्राओं पर जॉर्ज सस्टम के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया जाने लगा था और 1996 से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। तो ये डेट याद रखिएगा, वर्ष कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 से भारतीय पत्र मुद्राओं पर जॉर्ज सस्टम के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया जाने लगा और 1996 से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी पत्र मुद्राओं के पैनल पर 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा जाता है, परंतु पैनल के 15 भाषाओं के अलावा इस पर हिंदी और अंग्रेजी में भी मुद्रा का मूल्य लिखा जाता है। आप जान लीजिए एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अन्य मुद्रा जैसे डॉलर, येन और जो है स्टर्लिंग पाउंड, इन सभी की तरह भारतीय मुद्रा का प्रतीक जो है इसकी रचना, भारतीय मुद्रा का प्रतीक R है। इसकी रचना IIT मुंबई से परास्नातक डॉक्टर उदय कुमार द्वारा की गई है और 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाले 1000 और 500 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया।
तो जो डीमोनेटाइजेशन था 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाले 1000 और 500 नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी, और इन नोटों के बदले 2000 और 500 रुपए के नोट जारी किए गए। आइए विश्व के प्रमुख देश और उनकी मुद्राओं के नाम जान लेते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, नेपाल की मुद्रा रुपया, इराक की मुद्रा दिनार, इटली की मुद्रा लीरा जो कि वर्तमान में यूरो है, थाईलैंड की मुद्रा बहत, वियतनाम की डोंग, ईरान की मुद्रा रियाल है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है या युआन है, जापान की मुद्रा येन, भारत की रुपया, तुर्की की टर्किश लीरा और दक्षिण कोरिया की वान है। और आप जान लीजिए अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। भारत में बैंकिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक की संज्ञा दी जाती है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और संचालन भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण स्वामित्व और संवैधानिकता के आधार पर किया जाता है और संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में रखा गया है, और जिन बैंकों को दूसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, संवैधानिक आधार पर जो कमर्शियल बैंक हैं उनको अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है। ऐसे बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आते हैं जिनको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में रखा गया है, और जिन बैंकों को दूसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत सरकार के उपक्रम हैं, जबकि मात्र निजी शेयर धारकों का बैंक निजी बैंक कहलाता है। आइए जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के बारे में। दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है और जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि यानी केरल में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से एक बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, जो कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। बाद में ये बैंक के रूप में रूपांतरित हो गया। दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। बैंकों के विकास के चरणों को देख लेते हैं। दोस्तों, बैंकों के विकास का जो पहला चरण था उसमें देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। ये बैंक कौन कौन से थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को इन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल थे। इसके बाद आइए देखते हैं रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1972 में RG सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग द्वारा जून 1975 में गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर किया गया था, और भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ।
2 अक्टूबर 1975 को 5 ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा में की गई थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। और 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई है, यानी वर्तमान में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आइए दोस्तों, नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अलग से पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में की गई। और आप जान लीजिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी कहा जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने और स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में कि ये योजना क्या है। तो 14 जून 1995 को संपूर्ण देश में बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके विरुद्ध शिकायतों के त्वरित और कम व्यय पर समाधान करना है। विभेदी ब्याज दर योजना क्या है? तो दोस्तों, वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1972 से देश में विभेदी ब्याज दर परियोजना की शुरुआत की गई है और विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने समग्र जमा और पूर्व वर्ष में प्रदत्त ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों को 4% की ब्याज दर यानी रियायती दर पर देना अनिवार्य कर दिया गया था। अन्य प्रमुख संस्थानों के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में की गई थी और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDA कहते हैं, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। UTI यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। UTI का मुख्यालय मुंबई में है और राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।